अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इस पर मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 106 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इज देयर अ डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन वी। कहता है कि आपके पास एक वेक्टर फंक्शन वी है, तो वो कह रहा है कि क्या ये डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन बन सकता है सच दैट। आगे उसने बता दिया वैल्यूज किस तरह से है। कर्ल ऑफ वी इज इक्वल टू आर, पोजीशन वेक्टर के इक्वल है। ए पार्ट वो ये कह रहे हैं कि ए पार्ट ये है, और बी अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कर्ल ऑफ वी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप और क्वेश्चन मार्क कह रहे हैं। मतलब हम लोगों ने ए और बी पार्ट दोनों को प्रूव करना है। कहता है अगर तो है, इफ सो तो फाइंड करो वी। ठीक है, कहता है अगर तो है, अगर डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन, तो फिर आप लोगों ने सिंपल वी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, वेक्टर वी को फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या करना है। पहले मैंने लिख दिया अगेन क्वेश्चन जो वेक्टर ए था, सॉरी जो इसका ए पार्ट था, लिखा हुआ है कर्ल ऑफ वी इज इक्वल टू आर। हमें ये चीज़ पता है कि जो कर्ल ऑफ वी का मतलब है कि हम लोगों ने जो है कर्ल ऑफ डेल का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है वी के साथ, किसके इक्वल है आर, पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमें पता है इसकी वैल्यू है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो कहते हैं इसका सोल्यूशन किस तरह से स्टार्ट करेंगे, लिख देना है एज वी नो दैट। कहते हैं जैसा कि हमें पता है द डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज जीरो। कहता है कि जब भी किसी भी हम कर्ल ऑफ किसी भी वेक्टर फील्ड पे जो है किसी भी कोई वैल्यू, अगर कर्ल ऑफ गिवन वेक्टर फंक्शन लिखा हुआ है तो इसका जब भी डाइवर्जेंस लिया जाएगा तो हमेशा जीरो के इक्वल आएगा। तो उसने बता दिया कि अगर मैं इस पर डाइवर्जेंस अप्लाई करती तो वो जीरो के इक्वल आएगा, और डाइवर्जेंस की जगह डी आई वी लिखना है, ये कर ले। यहाँ पे डेल डॉट करना है कर्ल ऑफ वी, तो ये कर ले। कर्ल ऑफ वी तो क्वेश्चन है, इसका अगर डाइवर्जेंस लेंगे तो कहता है आंसर हमेशा जीरो के इक्वल आता है। इस चीज़ का हमें पता है, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, अब हम चेक करते हैं कि क्या वाकई इसका आंसर जीरो आता है। ठीक है, तो ए पार्ट पे चेकिंग किस तरह से करेंगे, हम लोगों ने लिख देना है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ आर। अब हमें पता है कि जो डेल डॉट आर का मतलब है डेल की वैल्यू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप, और आर की पोजीशन वेक्टर की अगर आप बात करें तो वो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें, आई डॉट आई भी 1 हो जाता है, जे डॉट जे भी 1 हो जाता है, और के डॉट के भी 1 हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वाई ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल जेड ओवर पार्शियल जेड। अब इसका मतलब है एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें एक्स को। ठीक है, तो हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कहता था क्या, क्वेश्चन में कहता था कि हमें पास जो रूल है वो ये है कि डाइवर्जेंस जब भी अप्लाई की जाएगी तो उसका आंसर जीरो के इक्वल आना चाहिए। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखें तो आपका आंसर जीरो नहीं आ रहा। ठीक है, देखें यहाँ पे अगर आप, तो आपका आंसर जो है वो जीरो नहीं आ रहा। आपने इस तरह से लिख देना है आंसर 3 है, और ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आता, नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसके बाद आपने लिख देना है सो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट लिख लें या डज नॉट लिख लें, एग्जिस्ट ऑफ वेक्टर वी। कहता है तो फिर कहता है वेक्टर वी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि उसका आंसर जीरो के इक्वल नहीं आया। अगर तो जीरो आ जाता तो एग्जिस्ट करता है, सच दैट कर्ल ऑफ वी इज इक्वल टू आर। तो क्वेश्चन अगेन उससे लिख दिया है कि जो हमारे पास कहता है अगर हम इसका डाइवर्जेंस इस पे अप्लाई करते हैं तो वो जीरो के इक्वल नहीं आ रहा, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तो था इसका ए पार्ट। बी पार्ट भी सेम उसी पैटर्न पे हम लोगों ने सॉल्व करना है। बी पार्ट जो है कर्ल ऑफ वी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप को हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो क्या करूंगी, इस पे भी हमने डाइवर्जेंस अप्लाई कर देनी है, डी आई वी लिखना है वो लिख लें, या डेल डॉट लिखना है वो लिख ले। अब हम लोगों ने इस पे अप्लाई कर देना है, अगेन आई डॉट आई भी 1 होता है, बल्कि उससे पहले अगर आप देखें तो ये सारी टर्म जो है ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, अगर आप देखें इसके साथ ना एक्स है ना वाई है ना जेड है, तो हमारे पास कहता है इसकी अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें तो भी जीरो, इसको भी जीरो, इसको क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्स भी नहीं है, वाई भी नहीं है, जेड भी नहीं है, हमारे पास जो वेरिएबल्स है वो तो है ही नहीं है जिसके रिस्पेक्ट से हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना था। तो कहता है इसका आंसर जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो लास्ट पे आपने लिख देना है सो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ इज इक्वल टू जीरो। कहता है बी पार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो क्या था कि जीरो के इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ पे जीरो के इक्वल आ गया है। आपने आगे लिखते हैं इट्स पॉसिबल फॉर अ वी टू एग्जिस्ट। तो कहता है फिर जो डिफरेंशियल कहता है, उसने क्या क्वेश्चन पूछा था कि क्या डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन वी एग्जिस्ट करता है, तो हमारे पास जो बी पार्ट है उस पर डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोगों ने प्रूव करना है। कहता है अगर तो ये एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारे पास हमने वी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में उसने कहा है इफ सो कि अगर वो है हमारे पास तो उसको फाइंड करें वी को।
तो किस तरह से हम करेंगे ज़रा देखें। वेक्टर फंक्शन v किस तरह से लिखा जाएगा। कर्ल ऑफ v किसके इक्वल है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। उसके बाद लेट कर देना है वेक्टर v को, कहता है वो हमारे पास ये खुद से एज्यूम किया v1 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप। आपकी चॉइस है, नीचे आप लोगों ने v1 उसके साथ छोटा करके लिखना है वो वैसे लिख लें, कैपिटल में लिखना है बड़ा मतलब साथ लिखना है वैसे कर लें। तो उसके बाद कर्ल v का मतलब है डेल क्रॉस v। हम लोगों ने इस तरह 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट लिखना है, इसमें वैल्यूज़ लिखनी है, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये बहुत दफ़ा हम लोगों ने अपने इस चैप्टर के अगर मेजॉरिटी वीडियोस को मैं अगर बताऊं तो मैंने मेजॉरिटी क्वेश्चंस में ये वाले स्टेप्स किए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको जो है ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं कर रही। 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में भी हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो इस तरह से आएगा। अब ये माइनस है, इस माइनस को खत्म करना है, प्लस में चेंज करना है। तो ये माइनस प्लस, इधर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस जे कैप आ जाएगा। बट ये पहले टर्म आ जाएगी और ये टर्म बाद में आ जाएगी। बस इतना सा चेंज आना है इधर, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो है वैल्यूज़ इस तरह से फाइंड आउट कर देनी है। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई है। उसके बाद कर्ल ऑफ v की जो वैल्यू थी वो हम लोगों ने लिख देनी है। एक साइड पे 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप है और लास्ट पे मैंने लिख देना है बाय कंपेयरिंग i कैप j कैप k कैप वी गेट। अब हम लोगों ने इक्वालिटी से पहले और इक्वालिटी के बाद अगर आप देखें तो i कैप को i कैप वाली टर्म के साथ कंपेयर करके लिख देना है, j कैप को j कैप वाली टर्म के साथ कंपेयर करके लिख देना है और k कैप को k कैप वाली टर्म के साथ कंपेयर करके लिख देना है। लिखने के बाद ज़रा देखें आपने क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने इसको इस तरह से लिख देना है, मतलब तीनों को कंपेयर किया तो आपके पास ये 3 तरह की इक्वेशंस बन गई हैं। अब जब ये इक्वेशंस बन गई हैं तो उसके बाद आप लोगों ने इसको जो है वो v फाइंड आउट करना है। उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, लिखना है इंटीग्रेटिंग 3। कहता है इक्वेशन 3 को आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप देखें एक्स के रिस्पेक्ट से हमने इसको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट से, यहाँ पे तो मेरे पास अगर इंटीग्रेट करूँगी तो v2 आ जाएगा, ये y है, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये 3x आ जाएगा, v2 इज इक्वल टू 3x, और क्योंकि x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो यहाँ पे 3x आ जाएगा। और फिर जो इसके कॉन्स्टेंट एंड होने हैं वो x के रिस्पेक्ट से नहीं होने, फंक्शन f से रिप्रेजेंट कर ले, g से कर ले, आपकी चॉइस है। यहाँ पे f से रिप्रेजेंट किया और yz आ गया। yz का मतलब है कि जो कॉन्स्टेंट आएगा वो yz की फॉर्म में आएगा, x की फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है, जब हम x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे। फिर सब्सटीट्यूटिंग v2 इंटू 1, कहता है अब इस v2 को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। अगर v2 को यहाँ पे पुट कर देती हूँ तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस एफ वाई जेड। तो वो क्या कहता है कि हमने इसको अगेन जो है लिखा जाएगा, जब v2 यहाँ पे 3x आ जाएगा तो इसका मतलब है x मतलब वैल्यू x में, और कांस्टेंट अगर आप देखें तो वो भी किस में है, वाई जेड की फॉर्म में, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट है। हम लोगों ने जो है अगर इसको x के z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, तो इसलिए पुट करने के बाद पार्शल v3 और पार्शल y क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है इसको y के रिस्पेक्ट से, तो 2y आ जाएगा, प्लस जो कांस्टेंट आएंगे वो आप कांस्टेंट आएंगे x और z आ जाएगा। अब इसके रिस्पेक्ट से अगेन सब्सटीट्यूट इसको भी कर देना है v3 को इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शल v1 ओवर पार्शल z। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो v3 की जगह क्या आएगा, 2y प्लस जी एक्स जेड, ठीक है। अब x और z की फॉर्म में जो मेरे पास क्वेश्चन आया, इसका मतलब है कि क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ विच इज़ इक्वल टू 1, और साथ क्या आ जाएगा, पार्शल जी और पार्शल एक्स। पार्शल जी और पार्शल एक्स क्यों आया, क्योंकि मेरे पास जो कांस्टेंट थे वो क्या थे, पार्शल एक्स और वाई की फॉर्म में, एक्स और जेड की फॉर्म में थे। फिर उसके बाद कहता है अगर हम इस जी एक्स वाई को माइनस एक्स खुद से एज्यूम करें माइनस एक्स के इक्वल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगी v3 में। तो मेरे पास तीनों वैल्यूज़ बन गई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है v3 के इस तरह से अगर आपने फाइंड आउट कर लेना, फिर आपके पास जो पार्शल v1 और पार्शल x की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। और फिर इसको इंटीग्रेट करें अगर आप z के रिस्पेक्ट से, तो आपके पास v1 क्या आ जाएगा, v1 z के रिस्पेक्ट से करेंगे v1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो कांस्टेंट ऐड होगा वो क्या हो जाएगा, x y की फॉर्म में आएगा, z की फॉर्म में नहीं आएगा। तो यहाँ से v1 भी आ गया, v2 भी फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने, और v3 भी फाइंड आउट कर लिया। तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, v1 भी आ गया है, v2 भी आ गया है और v3 भी आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तीनों के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट है,
ठीक है। अगर आप लोग देखें तो तीनों के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा गया, लेकिन अगर आप देखें तो V2 के साथ क्या था, f(yz), और अगर आप V3 के साथ देखें तो क्या था, V3j, जैसे ये मेरे पास। तो इसके साथ भी आपके पास एक कांस्टेंट था, तो इसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि हम इन सबको प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद आई कैप, लेकिन लिखा इस तरह से जाएगा, फाई ऑफ एक्स वाई आई कैप प्लस 3x जे कैप प्लस 2y माइनस एक्स के कैप। तो फिर हम लोगों ने इसको दोनों को पहले लिख देना है, और ये हमारे पास डेल फाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो सारे अगर आप लिख देखें तो वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल फाई की फॉर्म में। आगे लिखा हुआ है वेयर फाई इज एन आर्बिट्रेरी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, कहता है अगर आगे देखें जो लिखा हुआ है, कहता है फाई जो है वो कोई सा भी जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, जो कि लिखा इस तरह से जा सकता है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।